नमस्कार दोस्तों। हमारे टेस्ट सीरीज की जो व्याख्या का सीरीज है उस व्याख्या में हम टेस्ट नंबर 15 पे आ गए। कौन से नंबर पे? 15 नंबर का टेस्ट है जिसका टाइटल है राज्य सरकार यानी राज्य की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो ये हमारे टेस्ट का शीर्षक है और इस टेस्ट के शीर्षक की हम व्याख्या करेंगे। आप सभी लोग एग्जाम की तैयारी में जुटे हुए हो और आपकी एग्जाम की तैयारी में हमारा जितना सहयोग बन पाएगा हम करेंगे। मेहनत आपकी रहेगी, मार्गदर्शन हमारा रहेगा और जब सही मार्गदर्शन रहेगा, सही दिशा में मेहनत रहेगी तो सफलता सुनिश्चित होगी। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। राज्य की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, जिसमें राजस्थान के संदर्भ में विशेष रूप से हम करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, निम्न में से किसने राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया? यानी राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम करने वाले राज्यपालों का विवरण दिया गया है। तथ्यात्मक भी एग्जाम में सवाल आते हैं। तो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम करने वाले श्री जगन्नाथ नारायण हैं, श्री वेदपाल त्यागी हैं, श्री के डी शर्मा है। ठीक है ना? कि ओपी मेहरा ये कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम नहीं किए। ओपी मेहरा 1985 के समथिंग, सॉरी 1985 में क्या थे? राज्यपाल बने थे। तो ये कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे। और वेदपाल त्यागी तो आपको याद ही होगा, जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तब कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? वेदपाल त्यागी, जिनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। समझ गए ना? कब? दूसरी बार लागू हुआ था 1977 में। ठीक है। तो जगन्नाथ नारायण, के डी शर्मा, जगन्नाथ नारायण 1981 से 82 के ये जगन्नाथ नारायण 1981 में और 1982 में इस समय कार्यवाहक अतिरिक्त राज्यपाल रहे। वेदपाल त्यागी, सॉरी, ये तो 1970 में रहे थे। 1981 से 82 में कब रहे? के डी शर्मा। और वेदपाल त्यागी जब राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय कार्यवाहक राज्यपाल कहने अतिरिक्त काम दे रखा था। ठीक है ना? उसके बाद में आपने पढ़ा होगा रघुकुल तिलक राजस्थान के राज्यपाल बने थे। तो इस सवाल का जवाब क्या हो गया? एक हो गया। आप ये राज्यपाल के तथ्य कहाँ से देखें? कोई गाइड का नाम बताऊंगा नहीं। राजस्थान सरकार का जो वेबसाइट है राज्यपाल राजस्थान के, उनकी वेबसाइट देखोगे तो आपको पूर्व राज्यपालों का सारा विवरण मिल जाएगा जो आधिकारिक भी रहेगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पहला तथ्यात्मक, दूसरा निम्नांकित में से किसने राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कार्य किया? राज्यपाल के रूप में तो काम किया लेकिन अतिरिक्त कार्यभार के रूप में। देखो, अतिरिक्त कार्यभार की बात कौन से अनुच्छेद में आती है? आपने पढ़ा होगा संविधान का अनुच्छेद 160। संविधान का अनुच्छेद 160 पढ़ा होगा। 160 में कहा गया है कि जब राज्यपाल के पद में आकस्मिक रूप से रिक्ति होगी, राज्यपाल का पद जब रिक्त होता है तो उस समय उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो उसके कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में, राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में उपबंध कौन करेगा? राष्ट्रपति प्रावधान करेंगे। ठीक है ना? तो राष्ट्रपति पड़ोसी राज्य के या किसी व्यक्ति को कार्यभार दे सकते हैं। तो अतिरिक्त कार्यभार करने वाले राजस्थान के राज्यपालों में कौन है? स्वरूप सिंह है, धानीकलाल मंडल है, कैलाशपति मिश्र है और टीबी राजेश्वर है। तो इनमें कौन है जो राज्यपाल के अतिरिक्त कार्यों में करने वाले? और इसमें उपरोक्त सभी हैं। सभी व्यक्तियों ने राजस्थान के अतिरिक्त कार्यभार के रूप में राज्यपाल की भूमिका निभाई। निम्नांकित को कालानुक्रमिक पद ग्रहण करने की तिथि से व्यवस्थित कीजिए। यानी ये राजस्थान के राज्यपाल रहे, इन राज्यपालों को व्यवस्थित रूप से करना है। देखो, हुकुम सिंह, इनका कार्यकाल 1970 से 1972 था। हुकुम सिंह का कार्यकाल क्या रहा? 1970 से 72 तक रहा। बलीराम भक्त कब से कब रहे? 1993 से 1998। बलीराम भक्त का कार्यकाल क्या रहा? 1993 से 1998 रहा। एम चिन्ना रेड्डी, याद होगा जब चौथी बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1992-93, जब एम चिन्ना रेड्डी राज्यपाल थे। और सुखदेव प्रसाद हैं, वो कब रहे? 1989 से 1990। तो ये इन राज्यपाल के पद धारण करने की तिथि है, वर्ष है। अब इसके अनुसार कालक्रम से सेट करेंगे, व्यवस्थित करेंगे तो इसका जवाब आएगा
क्या आएगा जवाब? इसका जवाब आएगा बी। सबसे पहले हुकुम सिंह, कब? 1970 से 72। फिर इसके बाद में 89 से 90 कौन रहे? सुखदेव प्रसाद है। फिर कौन रहे? एम चिन्ना रेड्डी रहे। और एम चिन्ना रेड्डी के बाद में कौन आए? बलिराम भगत आए। राज्यों के राज्यपाल के क्रम में हमने देखा, इसका जवाब बी आया। ठीक है ना? अगले में चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर नहीं प्रोटेम स्पीकर रहे? प्रोटेम स्पीकर अंतरिम अध्यक्ष कहते हैं। देखो, आपने कभी पढ़ा होगा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसे बनाएंगे? जो विधानसभा नवगठित होती है उसमें वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, नियुक्त किया जाता है, शपथ राज्यपाल दिलाता है और उसका काम होता है नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है। तो कौन सबसे ज्यादा बार प्रोटेम स्पीकर बनाए गए? श्री नारायण सिंह मसूदा और पूनमचंद बिश्नोई, भैरों सिंह शेखावत, गुलाब चंद कटारिया। इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा ए, यानी नारायण सिंह मसूदा और पूनमचंद बिश्नोई, ये क्या बनाए गए? ये सबसे ज्यादा बार प्रोटेम स्पीकर। नारायण सिंह ये तो कितने बार बनाए गए? 2 बार, 2 बार प्रोटेम स्पीकर बने। और पूनमचंद बिश्नोई कितने बार बने? 3 बार प्रोटेम स्पीकर बने। ठीक है ना? तो नारायण सिंह मसूदा का कौन कौन सी विधानसभा में बने? दूसरी और तीसरी, यानी ये 2 बार बने, दूसरी विधानसभा में बने, सेकंड जो विधानसभा थी इसमें बने और तीसरी विधानसभा में बने। ठीक है ना? और पूनमचंद बिश्नोई हैं, वो 3 बार प्रोटेम स्पीकर है राजस्थान विधानसभा के, चौथी विधानसभा के रहे, ये चौथी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रहे, 9वीं विधानसभा के रहे और 10वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर ही प्रोटेम स्पीकर रहे। तो याद रखिएगा, राजस्थान विधानसभा में 2 जने सबसे ज्यादा बार प्रोटेम स्पीकर के पद पे रहे, नारायण सिंह और पूनमचंद बिश्नोई। नारायण सिंह कितनी बार? 2 बार। और पूनमचंद कितनी बार? 3 बार। याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो सवाल है, निम्नांकित में से किसने राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में पद धारण किया? बहुत बढ़िया सवाल। यानी ऐसा व्यक्ति जो तीनों पदों पे रहे, और ये तीनों पदों पे रहने वाले कौन है? पूनमचंद बिश्नोई हैं। याद रखिएगा, ये अध्यक्ष भी रहे, प्रोटेम स्पीकर भी रहे और उपाध्यक्ष भी रहे। ठीक है ना? तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, तीनों पदों पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति पूनमचंद बिश्नोई। अगला नंबर का जो है 6 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद के मुख्यमंत्रियों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। देखो, तीसरी बार राष्ट्रपति शासन हमारे यहाँ राजस्थान में पहली बार कब लागू हुआ? 1967 में। दूसरी बार कब लागू हुआ? 1977 में। तीसरी बार कब लागू हुआ? 1980 में। और चौथी बार कब लागू हुआ? 1992 में। तो ये तीसरी बार लागू हुआ राष्ट्रपति शासन 1980 में, जो 5 जून 1980 तक लागू रहा था, फरवरी से। तो इसके बाद के जो सीएम बनने वाले हैं उन सीएम को व्यवस्थित करना है। 1980 के बाद में जो सीएम बने वो कौन कौन बने? जिसमें सबसे पहले नंबर पे तो कौन था? इसी समय 6 जून 1980 कौन बने थे? जगन्नाथ पहाड़िया बने थे। यानी जैसे राष्ट्रपति शासन खत्म होता है 6 जून को जगन्नाथ पहाड़िया क्या बनाए गए? सीएम बनाए गए। ठीक है ना? उसके बाद में सीएम कौन बने? ये कब तक रहे? 80 से 85। हीरालाल देवपुरिया कब बने ये? 1985 में। इसका जवाब भी आएगा। यानी जगन्नाथ पहाड़िया के बाद में कौन बने? हीरालाल देवपुरिया। फिर कौन बने? हरिदेव जोशी। सुना हो कभी आपने? ये 85 तक रहे, फिर 85 में कौन बने? हरिदेव जोशी बने। समझ गए ना? और हरिदेव जोशी के बाद में 85 से 88 तक, और फिर कौन बनते हैं? भैरों सिंह शेखावत 1990 के 92 में। आपने सुना होगा 92 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था चौथी बार, उसके बाद में भैरों सिंह शेखावत बने। इस तरीके से
1980 में तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उसके बाद के बनने वाले मुख्यमंत्रियों का क्रम ये है। तो इसमें क्रम में हीरालाल देवपुरिया हो गया, सॉरी सबसे पहले जगन्नाथ पहाड़िया, फिर हीरालाल देवपुरिया, फिर कौन बने हरिदेव जोशी, लास्ट में कौन बने भैरव सिंह शेखावत। अगला जो आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित राजस्थान विधानसभा अध्यक्षों में से किसके विरुद्ध हटाने का प्रस्ताव लाया गया। विधानसभा अध्यक्ष हैं, इनमें किनके विरुद्ध हटाने का प्रस्ताव लाया गया। देखो एक बात बताऊं, विधानसभा अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं कि नहीं होते। अध्यक्ष है तो अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है। अध्यक्ष के संबंध में एक बात बताऊं, अध्यक्ष निर्वाचित होता है, लेकिन संविधान में अध्यक्ष के लिए चयन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो विधानसभा सदस्य अपने में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में चयनित करते हैं। तो चयन शब्द का उल्लेख किया गया है संविधान में, याद रखिएगा। ठीक है, कार्यकालीन अध्यक्ष का क्या कार्यकाल होता है, नवगठित विधानसभा की पहली बैठक तक इनका कार्यकाल होता है। नई जो विधानसभा आती है ना, उसकी पहली बैठक तक इनका कार्यकाल होता है। और त्यागपत्र किनको देंगे, उपाध्यक्ष को। शपथ सदस्य के रूप में लेते हैं। हटाए जाएंगे कैसे, 14 दिन की पूर्व सूचना के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। और इनको हटाने के लिए चारों अध्यक्ष व्यक्ति अध्यक्ष रहे और सभी का हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया। सॉरी 7 नंबर में किसी जैसे चारों अध्यक्ष सदस्य ये अध्यक्ष रहे, नरोत्तम जोशी पहले थे, इन सब के विरुद्ध हटाने का प्रस्ताव लाया गया, जिसका जवाब क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है ना। विश्वास अविश्वास अध्यक्ष के लिए आता नहीं है, सदस्य होते हैं। कौन सी विधानसभा में सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। याद रखिएगा, जो अविश्वास प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया। पहली बात तो ये संविधान में उल्लेखित नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये, अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है, तो विपक्ष के द्वारा। तीसरी बात, कहां लाया जाता है, विधानसभा में। चौथी बात, न्यूनतम सदस्य कितने होना जरूरी है, विधानसभा की कुल संख्या का 1/5। तो राजस्थान में कितना हो गया, 40 सदस्यों का प्रस्ताव पे हस्ताक्षर जरूरी है। और अविश्वास प्रस्ताव सबसे ज्यादा बार तीसरी विधानसभा में लाया गया, जब सीएम कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। 3 बार मतदान के लिए रखा गया, प्रयास किया गया काफी बार, लेकिन मतदान के लिए रखा गया। तो सबसे ज्यादा बार किस में आया, तीसरी विधानसभा में आया। और कार्यकाल पूर्ण होने से पहले मंत्री व मुख्यमंत्रियों को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों पद धारण किया, यानी दोनों पदों पर रहने वाले व्यक्ति कौन है, अध्यक्ष भी और उपाध्यक्ष भी। और याद रखना 9 नंबर के क्वेश्चन में विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद को सुशोभित करने वाले ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं और ये भी हैं। तो चारों लोग हैं, इन चारों लोगों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद को सुशोभित किया। पूनम चंद बिश्नोई तो ऐसे भी हैं जो प्रोटेम स्पीकर भी रहे। देखो 15 विधानसभा बनी थी ना, 15 विधानसभा। अभी 15 विधानसभा चल रही है, लेकिन गठन के समय के तथ्य भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो 15 विधानसभा 2019 में बनी थी, तो इसमें जो चुनाव हुए 2018 में गठन हुआ था। 15 विधानसभा गठन कब हुआ था, 2018 में। ठीक है ना, जो 2023 तक रहेगी। तो इसमें जो स्थिति, किस दल को कितनी सीटें मिली, उस समय की बात बता रहे, चुनावों के समय की। तो 10 नंबर के क्वेश्चन में कौन सा सही हो गया, बीजेपी 72 सीटों के दूसरा सबसे बड़ा दल, गलत बात। 15 विधानसभा पहली बार सर्वाधिक 13 सदस्य निर्दलीय, सही बात। बसपा 6 सीटों से तीसरा बड़ा दल और कांग्रेस 1 सीट के साथ सबसे बड़ा दल। तो इसमें क्या आ गया, ये दोनों है, ये गलत है। 101 से कम थी, 72 से कम थी। तो इसमें क्या हो गया, 2 और 3 हो गया। तो उस समय की स्थिति की बात करेंगे तो विधानसभा में ये था। तो विधानसभा गठन के संबंध में कोई तथ्य पूछा जाए तो पूछा जा सकता है राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान की परीक्षाओं के लिए। अगला
सत्य कथन की पहचान करें। 11 नंबर में 15 विधानसभा में एक भी निर्दलीय महिला सदस्य गलत बात। सत्य कथन की पहचान करिए, गलत बात। निर्वाचित 15 विधानसभा सर्वाधिक निर्दलीय सदस्य जयपुर जिले से, सही बात। 15 विधानसभा में 2 एसटी उम्मीदवार निर्दलीय रूप से चुने गए, ये बात भी सही। 15 विधानसभा में अनुसूचित जाति के एक भी उम्मीदवार निर्दलीय, ये गलत। तो इसका जवाब क्या हो गया? ए हो गया 2 और 3। ये 15 विधानसभा गठन के समय की बात है। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या सही हल होगा, क्या सही जवाब होगा? 15वीं विधानसभा में महिला सदस्यों के संबंध सत्य कथन की पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 12 में सत्य कथन की पहचान करनी है हमें, और सत्य कथन में क्या आएगा? 15वीं विधानसभा में कुल 24 महिला सदस्य, सही बात है। अब 27 के वर्तमान के आप विधानसभा की वेबसाइट विजिट करोगे, बदलता है तथ्य 27, तो ये उस समय की बात सही है। सर्वाधिक महिला सदस्य जोधपुर से, दूसरा कथन सही या गलत? महिला सदस्य जोधपुर से। फिर तीसरा और चौथा गलत है, तो उस समय के तथ्यों के हिसाब से कौन सा आ गया? 1 और 2। हो सकता है वर्तमान परिदृश्य में कम प्रासंगिक हो, लेकिन गठन के संबंध में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए ऐड की। कई बार कि चल तो 15वीं विधानसभा है ना अभी, तो 13 नंबर का सवाल जिसका जवाब क्या है? 15वीं विधानसभा किस जिले में एक से अधिक महिला सदस्य? अलवर से, जोधपुर से, नागौर से। बी निर्वाचित हुई। वेरी गुड। 13 नंबर में क्या आ गया उत्तर? 13 नंबर का जवाब बी हो गया। ये राजस्थान सरकार की बात है, इसको क्वेश्चन को डिलीट कर देते हैं। वैसे तो उस समय की बात करेंगे तो सारा हो जाएगा, लेकिन मंत्रालय बदल गए। श्री से गहलोत कितने बार लोकसभा सदस्य रहे? वेरी गुड, बहुत अच्छा। याद रखिएगा, अशोक गहलोत जो वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, इनके बारे में कि कितने बार लोकसभा सदस्य? याद रखना, 5 बार लोकसभा सदस्य रहे। कितने बार लोकसभा सदस्य रहे? 7वें लोकसभा में, 8वें लोकसभा में, 10वें लोकसभा में, 11वें लोकसभा में और 12वें लोकसभा में ये सदस्य रहे। याद रखिएगा, 5 बार ये लोकसभा सदस्य रहे। पहली बार 7वें लोकसभा में बने थे जोधपुर से। जोधपुर संसदीय क्षेत्र से 5 बार ये सांसद रह चुके, ठीक है ना? और 3 बार केंद्र में मंत्री रह चुके, याद रखिएगा। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। वेरी गुड। 16 नंबर का क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। वर्तमान राजस्थान सीएम है, उनके तथ्य हैं, उनके संबंध में देखना क्या इसका सही जवाब आएगा। पहला, अशोक गहलोत पहली बार उन राजस्थान विधानसभा के सदस्य बने, सही बात है। इससे पहले वो क्या थे? वो लोकसभा सदस्य थे। अशोक गहलोत आज तक 5 बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए, सही बात है। 1999 के बाद में विधानसभा सदस्य रहे, ये 5 बार विधानसभा सदस्य रहे। 1999 के बाद में कब बने? 2003 में बने, फिर 2008 में बने। इसके बाद में देखो कब कब बने विधानसभा सदस्य? सबसे पहले 1999, फिर 2003, फिर 2008, फिर 2013 और फिर 2018। तो इस तरीके से ये राजस्थान विधानसभा के 5 बार सदस्य रहे और ऐसे ही लोकसभा के 5 बार सदस्य रहे। अशोक गहलोत एक बार भी राजस्थान विधान विपक्ष के नेता नहीं रहे, सही बात है, विपक्ष के नेता नहीं रहे। केंद्र में 3 बार मंत्री रहे, इंदिरा गांधी के समय मंत्री रहे, तो 3 बार रहे, सही बात है। इसका जवाब क्या हो गया? डी। अशोक गहलोत के संबंध में सारे कथन सही है। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में एक से अधिक बार विपक्ष का नेता का पद धारण किया? वेरी गुड। विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष के रूप में कौन पद धारण किया? सबसे एक से अधिक बार करने वाले कौन कौन है? महराव लक्ष्मण सिंह, सही बात है। भैरव सिंह शेखावत, सही बात है। परसुराम मदेना, सही बात है। वसुंधरा, सही बात है। इसका क्या आ गया जवाब? इसका डी जवाब आ गया। 17 नंबर में डी है, यानी ये व्यक्ति क्या रहे?
विपक्ष के नेता का पद धारण किया इन्होंने। गुलाबचंद कटारिया 15 विधानसभा में वरिष्ठतम सदस्य, यानी देखो 15 विधानसभा के विपक्ष का नेता भी यही है। विपक्ष के नेता कौन है? गुलाबचंद कटारिया। और गुलाबचंद कटारिया 15 विधानसभा क्या रहे? प्रोटेम स्पीकर भी रहे, याद रखिएगा। और ये कितने बार विधानसभा सदस्य? 8 बार। तो वो है ना, प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया जाता है? विधानसभा में वरिष्ठतम सदस्य। वरिष्ठतम सदस्य का मतलब जो ज्यादा बार सदस्य जीत के आया हुआ हो, तो 8 बार। तो गुलाबचंद कटारिया 15 विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बने और 15 विधानसभा के विपक्ष के नेता भी हैं। अगला सवाल बढ़िया सवाल है, 19 नंबर का है, और यह है कि किन सदस्यों ने जनता द्वारा निर्वाचित राज्यपाल की अनुशंसा की। देखो संविधान सभा में इस बात पे बहस चली कि राज्यपाल निर्वाचित हो या राज्यपाल नियुक्त हो। तो संविधान सभा के कुछ सदस्य इस बात के समर्थन में थे कि राज्यपाल क्या हो? जनता द्वारा निर्वाचित हो। और ऐसा समर्थन करने वाले लोग कौन कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे, दुर्गाबाई देशमुख, टीटी कृष्णमाचारी। तो ये लोग किसके समर्थक थे? ये किसके समर्थक रहे कि इनकी नजर में राज्यपाल क्या होना चाहिए? राज्यपाल निर्वाचित होना चाहिए। इसके विपरीत अंबेडकर साहब हैं, जवाहरलाल नेहरू वगैरह, ये मनोनीत राज्यपाल के समर्थन में थे, राज्यपाल केंद्र के द्वारा नियुक्त हो। क्योंकि राज्यपाल और सीएम दोनों निर्वाचित होंगे तो संवैधानिक टकराव आएगा। इसलिए संविधान के प्रवर्तन के समय किस राज्य में विधान परिषद थी? देखो विधान परिषद की बात बताएं आपको। विधान परिषद है वो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है। क्या सदन है ये? उच्च सदन है। और राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है। निम्न सदन किसे कहा जाता है? विधानसभा को कहा जाता है। और उच्च सदन कौन सा है? वो विधान परिषद है। ठीक है ना? तो ये निम्न सदन विधानसभा है और उच्च सदन क्या है? विधान परिषद है। तो ये विधान परिषद उस समय जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय 6 राज्यों में विधान परिषद थी। कितने राज्यों में थी? 6 राज्यों में। तो कौन से राज्य में विद्यमान थी? 6 में से। 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो किस में उस समय हुआ करती थी? उत्तर प्रदेश हुआ करता था और बिहार हुआ करता था। तो इसमें क्या हो गया? 1 और 2। ठीक है ना? और याद रखना, किसी राज्य में विधान परिषद बनाना हो या विधान परिषद का समाप्त करना हो, ये शक्ति अनुच्छेद 169 में बताई गई है। और ये शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। तो संसद कानून बनाकर उसका समाप्त कर सकती है, उसको बना सकती है। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है? किस एक संविधान संशोधन के द्वारा एक व्यक्ति को 1 या 2 राज्य में राज्यपाल के पद धारण करने की, यानी संविधान का संशोधन कौन सा जिसके द्वारा? देखो हमारे संविधान का अनुच्छेद 153, याद रखेगा संविधान का अनुच्छेद कौन सा? 153, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वां जो संविधान संशोधन किया गया, कौन सा किया गया? 7वां संशोधन 1956 में। इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो संविधान के प्रारंभ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन 7वें संशोधन के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्य का राज्यपाल किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक की भूमिका अपने कार्यों का निर्वहन करता है। देखो इसमें आएगा बी। अगर आपने कभी पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी है, राज्यपाल है तो राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्ति, संवैधानिक रूप से स्वविवेकीय शक्ति। तो संवैधानिक रूप से स्वविवेकीय जो शक्ति है उसमें यह बताया गया है कि राज्यपाल संवैधानिक रूप से अपने विवेक से काम कब कर सकता है? तो अनुच्छेद 239(2) में बताया गया है कि जब किसी राज्य के राज्यपाल को पड़ोसी संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है
तो वो वहां के कार्य करते समय राज्य की मंत्री परिषद से स्वतंत्र रहकर कार्य करेगा। ठीक है ना, तो इसमें बी आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में दो या दो से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। सही कथन की बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 23 में सही कथन ढूंढना है कौन सा है, तो ये गलत कथन हो गया। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते, गलत बात है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया, ये बात सही है। विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य मुख्यमंत्री नियुक्ति उपराज्यपाल, ये बात भी गलत है। देखो यहां मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। जैसे दिल्ली है, पौंडीचेरी है, वहां कौन करते हैं? सीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और याद रखिएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करते, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की राष्ट्रपति करते हैं। और दो या दो से अधिक राज्यों में राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये बात सही है कि संविधान में राज्यपाल को पद से हटाए जाने के किसी पद का कोई, किसी प्रक्रिया, कोई प्रावधान नहीं किया गया। ठीक है ना, तो राज्यपाल को हटाए जाने का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो उनके हटाने कोई प्रावधान नहीं किया गया। 24 नंबर का, किसके परामर्श से भारत के राष्ट्रपति ने राज्यों के सभी राज्यपालों को अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए कहा, सिर्फ इसलिए कि उनकी नियुक्ति किसी दल की पूर्व सरकार द्वारा की गई? दो, यानी दुर्भावनापूर्ण राजनीतिक उद्देश्य से नियुक्तियां। और इसमें कहने वाले कब की बात है? यह है वीपी सिंह 1989 में। वीपी सिंह की बात है 1989 में। समझ में आई बात? अगली बात देखो, दुर्भावनापूर्ण राज्यपाल के पद का दुरुपयोग होता है, आलोचना होती है। 25 नंबर में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से भी राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 25 नंबर का देखना क्या इसका सही आएगा? ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, विधानसभा के व्यक्तिगत रूप से नहीं। राज्य के राज्यपाल के पास राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति है। ये बात भी गलत हो गई। आरपीएससी के तो करेगा, लेकिन किसके नहीं करेगा? न्यायाधीशों की नहीं करेगा। तो इसमें क्या हो गया? दोनों ही गलत आ गए। तो क्या हो गया? डी हो गया, यानी दोनों ही इसमें गलत हैं, एक भी और दो भी। अगला, कौन सा एक कथन सही नहीं है? यहां गलत कथन की पहचान करनी है। 26 नंबर में गलत कथन की पहचान करनी है। सही कथन का आपने देखा, यहां गलत कथन की बात करते हैं। कौन सा कथन गलत है? मंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा, सही बात है। ये तो मंत्री द्वारा पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल उसे पद और गोपनीयता शपथ दिलाता, सही बात है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी जो राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता व सलाह देगी तथा राज्यपाल उस सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये बात गलत हो गई, क्योंकि राज्यपाल मंत्री परिषद की परामर्श अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। याद रखना, केंद्र में राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, लेकिन उसके लिए मंत्री परिषद की परामर्श अनुसार कार्य करने की बाध्यता है। और वो बाध्यता जोड़ी गई थी 42वें संशोधन के द्वारा। लेकिन राज्यों में राज्यपाल के लिए मंत्री परिषद की परामर्श अनुसार कार्य करने की बाध्यता नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें सी आ गया। शक्तियों पर विचार कीजिए। मंत्रियों की नियुक्ति और विभागों का आवंटन करना, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना, मंत्रियों के बीच विरोधों को सुलझाना, राज्यपाल से संप्रेषण स्थापित करना। मुख्यमंत्री की शक्तियां कौन सी है? बहुत सिंपल सा सवाल है, और इस सिंपल सा सवाल का सही जवाब क्या आएगा? देखो ये गलत हो गया। मंत्री की नियुक्ति नहीं करेगा, विभागों का आवंटन तो करता है। तो इसमें ये सही हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो 2, 3 और 4, तो 2, 3 और 4 ये सही हो गए। और 27 नंबर में 1 नंबर का क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 164 1 के तहत राज्यपाल
मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो 27 नंबर के में क्या जवाब आ गया? 2 3 4 हो गया। तो हमने 27 नंबर का क्वेश्चन देखा, इसका सही क्या। अब चलते हैं 28 में। 28 में क्या है? विधान परिषद की सदस्यता का आधार क्या है? विधान परिषद का सदस्यता का आधार क्या है? किस आधार पर इसकी सदस्यता दी जाती है? ये बात हम आपसे बता रहे हैं। सबसे पहला, क्षेत्र निर्वाचन, क्षेत्रों में जनता द्वारा निर्वाचन, राज्यपाल द्वारा मनोनीत करना, राज्यों के नगर पालिकाओं, जिला बोर्ड आदि के द्वारा, शिक्षक और स्नातक। देखो आपको पता होगा विधान परिषद के निर्माण व यानी उत्साधन, सृजन व समाप्ति की बात तो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 169 में है। और अनुच्छेद 171 में क्या है? विधान परिषद की संरचना है, गठन है। तो याद रखिएगा विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं, टोटल निर्वाचित सदस्य, उनमें से अलग अलग तरीके से होते हैं। 1/3 अलग आता है, 1/3 अलग आता है, 1/12 अलग आता है, 1/12 अलग आता है, 1/6 मनोनीत होते हैं। तो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, सही बात है, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। तो 2 3 4 2 3 4 क्या हो गया? सी आ गया। तो 1 नंबर का गलत हो गया। 29 नंबर का, राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विधायी शक्ति, राज्यपाल के पास कार्यपालिका शक्ति भी है, विधायी शक्ति भी है। तो विधायी शक्तियों के संबंध में हमें विचार करना है और विचार करके देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। वह विधानसभा का आह्वान करता है, सत्रावसान करता है और भंग करता है, सही बात है। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल को यह शक्ति है। वह विधानसभा की बैठकों को स्थगित करता, गलत बात है, यह काम अध्यक्ष करेगा। चुनाव के बाद विधानसभा के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है, अनुच्छेद सही बात है। अनुच्छेद 176 में क्या है? विधान परिषद के विशेष अभिभाषण होता है विधानमंडल का, तो जिसमें प्रथम सत्र और प्रथम वर्ष यानी वर्ष के पहला सत्र होगा और नवगठित विधानसभा का प्रथम होगा। वह विधान बजट को रखवाता, सही बात है। राज्य में बजट की बात कौन से अनुच्छेद में है? 202 में है। बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, इसका सही जवाब 2 3 और 4। ये गलत हो गया, 1 3 और 4, 1 3 और 4, क्योंकि ये तो गलत है। तो 1 3 4 किस में आ गए? डी में हो गए। तो इसका जवाब क्या हो गया? डी। कौन विधानमंडल के सदन के कार्य में भाग ले सकता है? केवल सदन समिति का सदस्य, सदन का सदस्य, मंत्री और महाधिवक्ता, सदन का सदस्य और मंत्री, सदन का सदस्य, मंत्री, महाधिवक्ता, महान्यायवादी और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। विधानमंडल राज्य की बात हम कर रहे हैं कि कौन हमारे इसकी बैठक में कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो देखो सदन के सदस्य भाग ले सकते हैं ना, मंत्री ले सकता है और महाधिवक्ता ले सकता है। तो ये इसमें क्या आ गया? बी आ गया, क्योंकि महाधिवक्ता की बात विशेष अनुच्छेद 177 में, 177 में विशेष शक्ति है महाधिवक्ता को, केंद्र में महान्यायवादी को हो जाती है। अगला है, कौन से राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ नहीं किए जाते? यानी राज्यपाल कौन सी इनमें शक्ति है जो राष्ट्रपति के विचारार्थ नहीं रखेगा? उच्च न्यायालयों के अधिकारों में प्रभावित करने वाला एक, सही बात है। अनिवार्य संपत्ति अर्जन का ये भी सही बात है। अंतर्राज्य भी सही बात है, ये हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी उत्तर आ जाएगा। कौन सा नहीं रखता? डी वाला। देखो राज्य विधानमंडल से जो कोई विधेयक पारित होता है वो राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करेगा तो क्या बनेगा? वो अधिनियम बनेगा। लेकिन कुछ विधेयक ऐसे हैं जो राज्यपाल विधानमंडल से पारित होने के बाद उसे किसके पास भेज सकता है? राष्ट्रपति के समक्ष भेज सकता है। तो कौन से विधेयकों को उनको भेज सकता है? तो ये 3 है, इन तीनों विधेयकों को वो भेज सकता है। ठीक है ना?
निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के उपबंधों के अधीन किसी राज्य का राज्यपाल, आर्टिकल 200 क्या है? सबसे पहले तो बात यह है 200 में क्या है? 200 में है विधानमंडल के द्वारा जो विधेयक पारित होता है उस विधेयक पर राज्यपाल क्या कर सकता है, यह शक्ति अनुच्छेद 200 में है। यानी राज्य विधानमंडल से पारित विधेयक पे राज्यपाल क्या अधिकार रखता है, यह बात 200 में है। अब देखना, राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकता है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, विधेयक को धन विधेयक के अलावा विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो इसमें कौन सा काम कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 32 में राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत देखो आपको बताओ 200 के तहत विधेयक पर अपनी अनुमति सुरक्षित रख सकता है, रोक सकता है, सही बात है, ये भी सही, ये भी सही है, तीनों बात है। और इसके बाद में एक और मैं वैसे बता दूं कि राज्यपाल विधेयक पर अपनी अनुमति भी सुरक्षित रख सकता है, राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ भी रख सकता है। और राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने वाली बात कौन से अनुच्छेद में आती है? 201 में आती है। कौन से 201 में आती है? अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 33, कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से राज्य विषय से संबंधित उस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। राज्यपाल के संबंध में यानी कथन है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, ये इसमें ढूंढना है। सही कथन, राज्य सरकार का उसके अधिकारियों के से किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर संघ की कार्यपालक शक्ति का विस्तार है नहीं सौंप सकता, गलत बात है, सौंप सकता है। भारत के संविधान में राष्ट्रीय एकता परिषद को बनाने का उपबंध है, गलत बात है, केवल एक सही है, इसमें क्या आ जाएगा? एक है, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद है, ये संवैधानिक आयोग नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के खंडपीठ कौन से राज्यों में स्थापित है? देखो एक बात सिंपल से बता दूं, वर्तमान में हमारे देश में कुल कितने हाईकोर्ट हैं? 25 उच्च न्यायालय। कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 हाईकोर्ट हैं। इनमें से 23 तो राज्यों के हैं और 2 संघ राज्य क्षेत्रों के। 23 तो किसके हैं? राज्य हाईकोर्ट हैं और 2 किसके हैं? संघ राज्य क्षेत्र के लिए। सुना होगा आपने। तो इनमें से 23 राज्य हाईकोर्ट में से कुछ राज्य कैसे हैं? साझा हाईकोर्ट। कुछ राज्य कैसे हैं? साझा है, जिसमें से गुवाहाटी उच्च न्यायालय भी साझा है। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय कितने राज्यों का है? 4 राज्यों का है। किस किस का आता है वैसे? अरुणाचल प्रदेश का आता है, नागालैंड का आता है, मिजोरम का आता है, ये अलग हो गया, ये अलग है, ये अलग है। तो इसमें क्या हो गया? 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। तो जिन राज्यों में उसका क्षेत्राधिकार है वहां उसकी खंडपीठ भी है, तो इसमें 1, 2 और 3 हो गया। मणिपुर का, त्रिपुरा का, इनका अलग से बन गया। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है, एक से अधिक राज्य है। 3। देखो आपको बताऊं, गुवाहाटी हो गया, ये राज्यों का ये, इसमें क्या नहीं है? संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, एक से अधिक राज्य के लिए। इसके अलावा देखो मुंबई हाईकोर्ट है, मुंबई हाईकोर्ट में केंद्र शासित आ गए। क्या आ गए? केंद्र शासित आ गए। इसके अलावा साझा उच्च न्यायालय वाले और कौन से हैं? 3 है। साझा उच्च न्यायालय कौन कौन से हैं? देखो साझा हाईकोर्ट एक से अधिक राज्यों वाले, एक तो हो गया गुवाहाटी, एक हो गया मुंबई, एक कौन हो गया? पंजाब, हरियाणा। ठीक है ना? तो ये वर्तमान में 3 साझा हाई कोर्ट है जो एक से अधिक राज्यों के हैं, एक से अधिक राज्य है, लेकिन जिसमें केंद्र शासित शामिल नहीं है। तो देखो गुवाहाटी वाले में नहीं है, मुंबई हाई कोर्ट में महाराष्ट्र का है और गोवा का है, लेकिन इसमें दादर नागर हवेली को शामिल कर लिया। पंजाब हरियाणा है, इसमें किसको शामिल कर दिया? चंडीगढ़ का। तो इसके अनुसार
संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है, तो ऐसा एक होगा, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। तो इसको क्वेश्चन को आप ऑप्शन सही कर दिया मैंने, और बाकी का ऑप्शन थोड़े से मिसप्रिंट हो गए, इसको ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं करते हैं तो यह समस्या आ जाती है। केवल राज्यों की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 25 उच्च न्यायालय, सही बात है। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय, सही बात है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय, सही बात है। इसमें 1 2 3 तीनों सही बात है। समझ गए ना? 25 उच्च न्यायालय बताए अभी, जिसमें 23 तो राज्यों के हैं और 2 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेशों के। 37 नंबर का, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना से पूर्व दिल्ली पर किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार था? समझ गए ना? यानी दिल्ली उच्च न्यायालय स्थापित हो उससे पहले दिल्ली किसके क्षेत्राधिकार में आता था? पंजाब उच्च न्यायालय के। किसमें था? उच्च न्यायालय क्या था? पंजाब। ठीक है ना? बी आ गया। तो संघराज्य क्षेत्र दिल्ली है, जिसका अपना उच्च न्यायालय है। दूसरा संघराज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर है, जिसका अपना उच्च न्यायालय है। बाकी संघराज्य क्षेत्र क्षेत्राधिकार में आते हैं। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना वर्ष 1862 में स्थापित की गई। चौथा न्यायालय 1886 में स्थापित किया। चौथा न्यायालय कौन सा था? शाबाश, सही बताओ। बहुत सिंपल सा सवाल है ये। देखो आपको बताऊं मैं बात, हमारे देश में सबसे पहले न्यायालय की बात करें, न्यायालय की स्थापना की बात करें, तो सबसे पहले 1774 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में था, लेकिन वो कैसा था? क्षेत्रीय न्यायालय। उसके बाद में 1862 में पहली बार हाई कोर्ट स्थापित हुई, और वो स्थापित कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हुए थे। फिर 1866 में चौथा कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। और संपूर्ण भारत के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। किसी न्यायाधीश का एक न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण किया जा सकता है, किसके द्वारा? शाबाश। यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की बात कौन करता है? अनुच्छेद 222 में है। हाई कोर्ट के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 222 में है, और इसमें क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, कौन से उच्च न्यायालय की उसी राज्य में 2 अतिरिक्त स्थायी खंडपीठ है? मतलब एक उच्च न्यायालय की एक राज्य में एक से अधिक खंडपीठ, कौन सा है? देखो, बंबई है और जबलपुर है। समझ गए ना? ये होगी। तो एक ही राज्य में 2 और 3। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अलावा जैसे एमपी जबलपुर है, एमपी का इसका जबलपुर हो गया, बंबई हो गया, तो ये अलग हो गई। ठीक है, तो अगला वाला संसद की विधि द्वारा किया जा सकता है 41 में। किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार? वेरी गुड। किसी संघ राज्य क्षेत्र से किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। 2 या 10 राज्यों किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। इसमें से संसद कानून बनाकर क्या कर सकती है? 41 में संसद कानून बनाकर ये सभी काम कर सकती है। अब आपको पता होगा, देखो प्रत्येक राज्य के लिए कुछ न्यायालय की बात अनुच्छेद 214 में बताई गई है। ठीक है ना? अनुच्छेद 230 के तहत ये कर सकते दोनों काम। किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार किसी संघराज्य क्षेत्र तक कर सकती है, और उसका अपवर्जन भी कर सकती है। ठीक है ना? 230 में 231 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो ये सारी बातें हैं, तो ये इसका ए आ गया जवाब।
कौन से संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? देखो, संघ राज्य क्षेत्र हैं, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन संविधान के भाग 8 में किया गया है, यानी संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति वहां शासन संचालन के लिए एक अधिकारी नियुक्त करता है, जिसको कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासक कहा जाता है, कुछ में उपराज्यपाल कहा जाता है। तो कौन कौन से संघ राज्य क्षेत्र हैं जहां उपराज्यपाल कहा जाता है? अंडमान निकोबार है, सही बात है। लक्षद्वीप में क्या कहा जाएगा? अंडमान में उपराज्यपाल कहते हैं, दिल्ली में उपराज्यपाल कहते हैं, पौंडीचेरी में उपराज्यपाल कहते हैं। तो 1, 5 और 6, 1, 5 और 6 क्या हो गया? सी आ गया। बाकी क्या हो गया? प्रशासक वाली बात आ गई। 239 में कहा गया है शासन संचालन के बाद। राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य क्या है? एनडीसी। एनडीसी नीति आयोग की तरह एक संस्था जिसकी स्थापना कार्यकारी आदेश के द्वारा, कार्यपालिका आदेश के द्वारा की जाती है। तो 43 का उत्तर सही क्या होगा? इसका उद्देश्य है संघ और राज्य सरकारों की निविष्टियों के साथ योजना आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन। 43 में। इसके बाद में 44, 44 में क्या है? भारत की संसद द्वारा पारित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 2003 ने क्या प्रयास किया? जनप्रतिनिधि अधिनियम, यानी जो मूल है 1951 का, 1952 का, उसके द्वारा क्या संशोधन किया गया 2003 में? 44 का क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। सशस्त्र बलों के सेवारत मतदाताओं को प्रोक्स के माध्यम से राज्यसभा चुनाव के लिए खुली मतदान पद्धति का प्रारंभ करना, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों को निर्वाचक सूचियों की प्रतियों की पूर्ति के अनुबंध जोड़ना, राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य बनाना कि 20,000 रुपए से अधिक प्राप्त चंदे के सभी मामलों को निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट देना। तो 44 नंबर का क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? और इसका जवाब आएगा बी, यानी राज्यसभा के चुनाव में कैसी मतदान प्रणाली अपनाएगी? खुली मतदान। तो याद रखिएगा, राज्यसभा में और राज्य की विधान परिषद के चुनाव में मतदान कैसा होता है? खुला मतदान होता है। और खुला मतदान का मतलब ये होता है कि जो मतदाता होता है निर्वाचन अधिकारी को बताकर मतदान करता है किसको मत दे रहा है। 45 नंबर का, किसी राज्य की विधानसभा उस राज्य में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन का प्रस्ताव किस प्रकार पारित कर सकती है? देखो, एक बात बताऊं मैं, विधानसभा कौन सा प्रस्ताव करेगी? विधानसभा विशेष बहुमत से भेजेगी। देखो, किसी राज्य में विधान परिषद का उत्पादन यानी बनाना या सर्जन, उत्साधन होता है, सर्जन करना और उत्साधन यानी समाप्त करना। तो यह अनुच्छेद कौन से में? 169 में है। तो 169 में किसी राज्य में विधान परिषद बनानी होगी तो उस राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजेगी और संसद साधारण बहुमत के प्रस्ताव के द्वारा उसका निर्माण कर देगी। तो राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत आ गया जो सी में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के अभिलक्षणों को सही निर्दिष्ट करता है? कौन सा सही निर्दिष्ट करता है? क्षेत्रीय राजनीतिक दल क्षेत्र की संस्कृति से तादात्म्य स्थापित करते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। क्षेत्रीय राजनीतिक दल अपने चुनावी लाभों के लिए क्षेत्रीय भाषा का उपयोग करते हैं, सही बात है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल निरपवाद रूप से किसी राष्ट्रीय दल के साथ चुनावी गठजोड़ में आ जाते हैं, सही बात है। ये 1, 2, 3 हो गया, 1, 2, 3 क्षेत्रीय दलों की ये पहचान है, सही बात है। और देखो, कोई भी दल है उसको राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता कौन देता है? भारत का निर्वाचन आयोग देता है। और भारत के निर्वाचन आयोग को यह शक्ति जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत प्राप्त है। राज्यपाल निम्नलिखित में से किन विषयों पर राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? राज्यपाल निम्न में से किन विषयों पर राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? राज्य मंत्री परिषद की बर्खास्तगी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना, राज्य विधानसभा का विघटन,
राज्यों में संवैधानिक मशीनरी के ठप होने की घोषणा 47 नंबर में क्या है? यानी कि राष्ट्रपति शासन, देखो अनुच्छेद 356 के बारे में आपने सुना होगा। अनुच्छेद 356 है। 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र का विफल होने की स्थिति में उपबंध किया गया है कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो राष्ट्रपति शासन लागू होने के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? सिफारिश कर सकता है, इसके आधार पे कर सकता है, इसके आधार पे कर सकता है, इसके आधार पे कर सकता है। 1, 3, 4 का सी में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों वाली बात नहीं आएगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों वाली बात नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है राज्य के राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। सही बात है। कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा, तभी होगा जब वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इस प्रश्न किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाए क्या मंत्री ने राज्यपाल को सलाह दी है, और यदि दी है तो क्या दी है? वेरी गुड। कौन सा सही है इसमें? 48। बहुत प्यारा सवाल है और इसका जवाब सही दीजिए। इसका जवाब आएगा 1 और 3। क्या आएगा? 1 और 3। याद रखना। देखो अनुच्छेद 163 है। 163 का सेक्शन 3 है जिसमें यह कहा गया है कि मंत्री परिषद द्वारा दी गई परामर्श का न्यायालय में पुनरावलोकन नहीं होगा। और ये बात भी सही है। ये बात गलत है क्योंकि राज्यपाल के लिए 30 वर्ष की आयु नहीं चाहिए, 30 से ज्यादा चाहिए। तो पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। और राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद कौन से में है? 156 में है। सही सुमेलित केस है और संबंधित मामले हैं। किस केस में कौन सा दिया गया? तो कौन सा एक सुमेलित है? एडीएम जबलपुर के आपातकाल में नागरिकों के अधिकार। ये एडीएम जबलपुर बंदी प्रतिक्रिया के समय विशा केस गलत बात है। इंदिरा साहनी ये इसमें बैठ रहा है। अल्पसंख्यक अधिकार करतार सिंह केस है, इसमें डी बैठ गया, बाकी तीनों गलत है। लोकहित के मुकदमे, पब्लिक इंटरेस्ट के मुकदमे, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट के मुकदमों की पूरे स्थापना में उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश की निर्णायक भूमिका? PN भगवती। देखो 1982 का मामला केस था, SP गुप्ता मामला था जिसमें भगवती न्यायाधीश थे। इन्होंने PL की जो थी इनको आगे बढ़ाया। 51 नंबर का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकारी आयोग का नाम सुना होगा, खूबी सुना होगा सरकारी आयोग का नाम। सरकारी आयोग जैसे आपको मैं बताऊं, केंद्र व राज्यों के संबंधों का अध्ययन करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा गठित किया गया सरकारी आयोग। ठीक है ना? पुंछी आयोग किया गया। सरकारी आयोग गठन कब किया गया? 1983 में। कितना सदस्य था? 3 सदस्य, सॉरी। और 1987 में क्या दी इसने? सिफारिश दी। तो इस सरकारी आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है 51 के क्वेश्चन में। और इसमें कौन सा सही है? एक सही बताया। दी की व्यावसायिक निष्ठा के लिए ये भी सही बताया। केंद्र प्रभावित योजना कम से कम रखी जाए, ये गलत। तो 1, 2, 3 किस में आ गया? डी में आ गया। 1, 2, 3 की सिफारिश इन्होंने दी। 51 के बाद में 52। भारत की संसद ने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम किनका सृजन करने के लिए पारित किया? वेरी गुड। किनका सृजन करने के लिए पारित किया? 52 नंबर का क्वेश्चन है जिसको आपको बताना है। कहने का मतलब देखो, बात सिंपल सी बताओ। राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। फजल अली की अध्यक्षता में 2 अन्य सदस्य थे। तो इसने कितने राज्यों गठन करने की बात कही? इसने सिफारिश दी, सॉरी संसद को 2 बातें बताऊंगा यहां पे।
दो बातें ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है। राज्य पुनर्गठन जो आयोग था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, ठीक है ना। इसने तो 16 राज्य और 3 केंद्र शासित बनाने की सिफारिश दी, परंतु जब इसकी सिफारिश को लागू किया गया, संसद ने अधिनियम पारित किया, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसके द्वारा 14 तो राज्य स्थापित किए गए और 6 केंद्र शासित, याद रखना सी। तो संसद ने तो यही स्थापित किया, सिफारिश दी गई थी वो। निम्नलिखित निर्णयों में से किसमें कहा गया कि पंथ निरपेक्षतावाद और संघवाद भारतीय मूल लक्षण है? यह कहा गया एसआर बोम्बई बनाम भारत। कब का मामला है? 1994 का मामला है, इसमें यह बात कही। और 1994 का जो एसआर बोम्बई मामला है, ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में विशेष निर्देश देता है, 356 के यूज पे भी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एसआर बोम्बई बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की व्याख्या इस अर्थ में की जाती है कि राज्यपाल मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। वेरी गुड। 54 नंबर का भी बहुत अच्छा सवाल है जो एसआर बोम्बई मामले की बात करता है। यानी सीएम राज्यपाल मुख्यमंत्री की मंत्री पर बर्खास्तगी कब कर सकता है, इसके संबंध में विधानसभा मुख्य समर्थ संख्या में यह गलत है, जब विधानमंत्री अपने विश्वास का भाव व्यक्त कर चुके। सही बात है, सही बात है। तो 2 और 3, 2 और 3, इसका जवाब क्या हो गया? बी। कहने का मतलब एसआर बोम्बई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया 356 के संदर्भ में दिया, राज्यपाल के मंत्री परिषद के संबंध में निर्णय लेने के संबंध में दिया, तो ये दोनों बातें 2 और 3 सही है। 371 ए में किसके संदर्भ में बात कही गई है? 371 जो प्रावधान है अस्थायी रूप से, तो कौन से राज्य की बात करता है? ये नागालैंड की बात करता है। किसकी बात करता है? ये नागालैंड की बात करता है, जिसकी विशेष बात बताई गई है। 56 में क्या है? भारत के संविधान के अनुसार जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है? जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में कथन गलत पूछ रहा है, वो देखना है। अनुच्छेद 368 का उपबंध जम्मू और कश्मीर तक विस्तारित नहीं किया जा सकता जब तक कि अनुच्छेद 370 के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश से विस्तारित किया जाए। जम्मू और कश्मीर राज्य के विधानमंडल की सहमति के बिना राज्य की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संघ के पास 300 जम्मू राज्य के वित्तीय आपात की शक्ति है। तो कौन सा गलत है? सी गलत है। तो केवल 3 आ गए, बाकी दोनों सही है, क्योंकि वहां अब के संदर्भ में बात करें तो बात दूसरी है। पुरानी बात करेंगे जब जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा था, उसके संदर्भ में ये हो गया, और अब वर्तमान की बात करें कि जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन होने के बाद, तब तो ये गलत नहीं है। तो इसको पुराना क्वेश्चन होने के कारण इसको पुराने अर्थ में हमने बताया। 57 जो क्या कहता है कि भारत सरकार द्वारा गठित केंद्र राज्य संबंध आयोग के विचारार्थ विषयों में कौन से विषय सम्मिलित है? राज्यों में सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने के लिए कौन कौन से आते हैं? नदियों को जोड़ना, पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों का हस्तांतरण और स्वायत्ता, अंतर्राज्य व्यापार को मुक्त बनाना। तो 1 और 3 के संबंध में आ गया। तो ये राज्यों के आपसी विवाद हैं, आपसी मुद्दे हैं, जिनको सुलझाने के लिए ये बात इन आयोग के माध्यम से किया गया प्रयास। ये तो राज्यों का अपना मामला है। राज्य सूची का विषय आ जाता है पंचायती राज। 60 नंबर, वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? आयोग के सदस्य राष्ट्र द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सही बात है। राज्य को संघवाद संतुलन के पहिए की तरह कार्य करता है, गलत कथन पूछा है। 58 में गलत कौन सा है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है, वो जवाब है। और इसमें आ जाएगा आयोग के सदस्यों की योग्यताएं राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। वेरी गुड, सी आ गया ना? क्या आ गया इसमें? सी आ गया।
सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए। समिति और उद्देश्य, किस समिति का क्या उद्देश्य था 59 में? समिति का उद्देश्य पूछा जा रहा है, जो हम बता रहे हैं। बरदोलाई समिति का उद्देश्य क्या था? पूर्व उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में शासन व्यवस्था का बनाना। सोरी समिति का क्या उद्देश्य था? सूचना के अधिकार की साध्यता की परीक्षा करना। गोस्वामी समिति का क्या था? निर्वाचन चुनाव सुधार से। और चौहान समिति का संबंध किससे था? विधायकों के दल बदल को रोकने के लिए उपायों का अध्ययन करना। इसमें क्या उत्तर आ गया? डी आ गया इसमें। तो इसमें डी उत्तर है जो हम देख रहे हैं। संघ राज्य क्षेत्र के संदर्भ में कौन सी बात है इसमें देखिए। तो 60 नंबर में क्या आएगा उत्तर? क्रम, सीक्वेंस, कालानुक्रम कौन सा? नागालैंड राज्य का बनना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, हरियाणा राज्य का बनना, गुजरात राज्य का बनना, इसमें से सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, ये निर्माण की प्रक्रिया के आधार पे आप इसको सही व्यवस्थित कीजिए और इसके आधार पे क्या बैठेगा? डी बैठेगा। क्यों? क्योंकि राज्य पुनर्गठन सबसे पहले आया था 1953 में, आया था कि नहीं आया था? फिर उसके बाद में गुजरात 1960 में आया, फिर हरियाणा क्या हो गया 1966 से पहले क्या हो जाएगा, इसके एग्जैक्ट मेरे को डेट याद नहीं है, गलत बता नहीं सकता आपको मैं, इसलिए डी इसका उत्तर हो गया, क्योंकि सत्यता सत्यता है। तीन सौ छप्पन के संदर्भ में अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में आपातकाल की घोषणा 1 वर्ष से आगे जारी की जा सकती है, यानी 61 का जवाब क्या आएगा? कब? देखो एक सिंपल सी बात मैं बताऊं, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में, तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा होने के बाद संसद के द्वारा अनुमोदन करवाया जाता है और संसद ने 2 महीने के अंतर्गत अनुमोदन कर दिया तो वहां राष्ट्रपति शासन सामान्यतः 6 महीने तक लागू रह सकता है, 6 महीने से और बढ़ाया जा सकता है। तो सामान्य अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है? 3 वर्ष, लेकिन सामान्यतः 1 वर्ष रह सकता है, 1 वर्ष से 2 ही कंडीशन में बढ़ाया जा सकता है। तो कब बढ़ाया जा सकता है वो बात इसमें है, जिसमें 2 कंडीशन होती हैं। इसमें उत्तर तो सी आएगा। एक तो ये कि निर्वाचन आयोग सिफारिश दे कि राज्य में चुनाव करवाने की परिस्थिति नहीं है या देश में आपातकाल लागू हो, तो इसमें क्या उत्तर आ गया? सी उत्तर आ गया। निम्नलिखित आयोगों पर विचार कीजिए। पिछड़े वर्ग पर काका कालेलकर आयोग, केंद्र राज्य संबंधों पर सरकार आयोग, आपातकालीन अतिरिक्त सह आयोग। देखो पिछड़ा काका कालेलकर 1955 में सिफारिश 53 में बना था, ये 1983 का हो गया और ये क्या हो गया 1977 में जब समाप्त हुआ था आपातकाल, जब मोरारजी देसाई सरकार ने इसका गठन किया। तो 62 नंबर का सही उत्तर क्या बैठ गया? 132। सही बात है, एक पहले 132 132 डी आ गया। काका कालेलकर आयोग गठन पिछड़े जातियों की पहचान करने के लिए किया गया था। 63 नंबर का क्वेश्चन है जो क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह भी अभिमत दिया कि जहां किसी मनमानी और व्यापक अधिशासी कार्यवाही से लोक हित को क्षति पहुंच रही हो तो उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? कौन से केस में ऐसा कहा? यह कहा गया चैतन्य बनाम कर्नाटक राज्य मामले में, तो सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाए जाने के संबंध में यह निर्देश दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। निम्नलिखित में किस एक में सही संबंध कौन सा है? इंदिरा साहनी संविधान का आधारभूत रचना का, मिनर्वा मिल्स 356 का हन, मेनका गांधी और वेरी गुड। इंदिरा साहनी मामला किससे था? पिछड़े वर्गों को आरक्षण के दिए जाने के संबंध में था, तो ये गलत है। मिनर्वा मिल्स 356 की बात ही नहीं करता। मेनका गांधी ये बात सही है, क्योंकि मेनका गांधी मामले में अनुच्छेद 21 की विस्तृत व्याख्या की गई। अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जो हमें प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा। तो उसी में यह बात बताई गई है कि संसद द्वारा जो कोई भी कानून है जो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करता, तो वह कानून उचित होना चाहिए
फेयर होना चाहिए, रिजु होना चाहिए, तो उसके संबंध में निष्पक्ष युक्ति की बात कही गई। तो इसमें सी आ गया। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान को बंधु के दिन उच्चतम न्यायालय किसी न्यायाधीश के आचरण के बारे में किसी राज्य के विधानमंडल कोई चर्चा नहीं की जाएगी। भारत के संविधान को बंधु के अनुसार राज्य के उच्च न्यायालय किसी न्यायाधीश के आचरण के बारे में राज्य के विधानमंडल में चर्चा किए जाने पर कोई निर्बंधन नहीं है। भारत के संविधान को बंधु के अनुसार न्यायालय विधानमंडल कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता। वेरी गुड, 65 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और इसका जवाब क्या आया? देखो सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, उनके द्वारा जो कर्तव्य पालन के दौरान जो कुछ कार्यवाही होती है उसकी संसद में चर्चा नहीं होगी, और संसद की कार्यवाही की चर्चा भी न्यायालय में नहीं की जाएगी। तो पहला सही है और तीसरा सही है, ये गलत है, कोई निर्बंधन नहीं है। यानी विधानमंडल में चर्चा किया जाना प्रतिबंधित है। तो संसद के साथ भी ऐसा कहा गया है, विधानमंडल के साथ भी ऐसा कहा गया है। यानी विधानमंडल की कार्यवाही को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ऐसे ही संसदीय कार्यवाही की बात भी होगी, विशेषाधिकार हो गया। और उसी तरीके से न्यायाधीशों के द्वारा कर्तव्य पालन के दौरान जो आचरण किया जाता है उस पर संसद में और राज्य विधानमंडल में दोनों में चर्चा किया जाना प्रतिबंधित है। तो इस तरीके से इसका जवाब क्या हो गया? 1 और 3 हो गया। तो 65 नंबर के क्वेश्चन का जवाब 1 और 3 हो गया। तो इस तरीके से हम सवालों की व्याख्या कर रहे हैं। कोई भी डाउट आपके फिर भी रह जाता है मेरी गलती की वजह से या आपकी जल्दबाजी की वजह से, तो आप दोबारा से मेरे को पूछ सकते हैं। इस तरीके से हम जुड़े रहेंगे ताकि एग्जाम में सफलता हासिल हो। धन्यवाद।